सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और नाज़रीन, हमारे मुल्क में इस वक्त एहतसाब की एक जो हवा चल रही है, जिस तरह से एहतसाब किया जा रहा है, उस पर अपोजिशन को खासा एतराज़ है। अपोजिशन की जानिब से शोर भी खासा मचाया जा रहा है, हुकूमत पर तनकीद भी की जा रही है कि सिलेक्टेड एहतसाब हो रहा है। खासतौर पर बिलावल भुट्टो इस बारे में बड़ा खुलकर गुफ्तगू करते हैं, बहुत खुलकर हुकूमत पर तनकीद करते हैं। और सिलेक्टेड का लफ्ज़ पहली बार वज़ीर आज़म के लिए इस्तेमाल भी बिलावल भुट्टो ने ही किया था। 2 रोज़ कबल जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी तो इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती, लेकिन अगर आने वाले दिनों में नून लीग की हुकूमत आ गई या मौलाना फजल रहमान की हुकूमत आ गई तो फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो इस वक्त दीगर रहनुमाओं अपोजिशन के साथ किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मौलाना की हुकूमत आ जाती है तो फिर तो पीटीआई के लिए तौबा तौबा। और साथ ही उन्होंने कहा कि बदतरीन आवरियतों का वो मुकाबला करते रहे हैं, तो ये कठपुतली हुकूमत उनके लिए कोई चीज़ नहीं है। जबकि प्रोग्राम में आगे चलकर पाक पतन अराजी से मुतालिक भी बात करेंगे, जिसमें आज कोट लखपत जेल में तकरीबन 1 घंटे तक एंटी करप्शन की टीम ने मियां नवाज शरीफ से तहकीकात की, पूछगछ की। एक सवालनामा उनको दिया गया था, जिसके जवाब में मियां साहब ने कहा कि बहुत पुराना ये केस है, मेरी वजारत आला के दौर का केस है, तो चीज़ें मुझे कुछ अच्छी तरह याद नहीं है। केस की मुझे कॉपी दे दें, मैं वो उसका मुताला करूंगा और उसके बाद ही कोई जवाब देने के काबिल हो पाऊंगा। तो इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि मुख्तलिफ फोरम्स पर वाज़े तौर पर यह कह चुके हैं कि अपोजिशन जो उनसे 3 लफ्ज़ यानी NRO सुनना चाहती है, वो किसी भी सूरत NRO नहीं देंगे और एहतसाब का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। अपने मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन बराबरी पार्टी हैं, जबकि अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो कि सीनियर तज्जियाकार भी हैं। तो यास्मीन राशिद साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिलावल साहब जो कह रहे हैं कि अगर नून लीग की आगे हुकूमत आ गई, मौलाना फजल रहमान की हुकूमत आ गई, तो फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये समझ लें कि बस सूरत हाल ऐसी होगी कि उस पर तौबा ही की जा सकती है। क्या मतलब है उनका? क्या हुकूमत कहीं जाने वाली है? जैसे मौलाना साहब भी कह चुके हैं कि अगस्त तक अगर आप लोग मुस्ताफी ना हुए, हुकूमत ने इस्तीफा ना दिया, तो फिर अक्टूबर में वो सड़कों पर आने वाले हैं इस्लामाबाद में। देखिए जी, जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक है, वो 100 दफ़े सड़कों पे आए, सड़कों पे आने पे तो किसी ने नहीं रोका। और मेरा ख्याल है ये चीज़ तो बहुत वाज़ह हो गई है कि खान साहब ने भी ये कहा है कि किसी किस्म की भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो 100 दफ़े करें। हम तो बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं कर रहे कि वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन बात अभी तक समझ नहीं आई। मैं कल भी एक प्रोग्राम में बैठी हुई थी और उनके एक रिप्रेजेंटेटिव थे, नमूसे रसालत की बात करके वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हमें समझ नहीं आई कि क्या हो गया है इस वक्त जिसकी बात ये इस तरह की बात करना चाह रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए मौलाना साहब ये सारे काम कर रहे हैं, वो ज़रूर करें। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उनकी हुकूमत आएगी या हुकूमत जाएगी, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना। मेरा ख़्याल है कि मौलाना साहब कोशिश कर लें पूरी अपनी। और ये भी मैं बताती चली जाऊँ, बिलावल साहब जो कह रहे हैं ना कि मौलाना साहब की हुकूमत आ गई, तो हमेशा याद रखिएगा हुकूमतें जब भी अब आइंदा पाकिस्तान में आएंगी तो इलेक्शन के थ्रू ही आएंगी और किसी तरह नहीं आ सकती। और ये जो मर्ज़ी कहते रहे हमारे बारे में, एक बात तो पक्की है, इलेक्शन हुई, इनके लोग भी जीते, वो इलेक्ट हो गए, हमारे जो जीते वो सेलेक्ट हो गए। ये आज तक मुझे ये मंतक अगर आपको समझ आती है तो हमें भी समझा दीजिए कि अगर उनके लोग जीते हैं तो वो इलेक्ट हो गए, हमारे जीते हैं तो सेलेक्ट हो गए। वो कैसे? यानी अगर इलेक्शन हुई है और आपके सामने है कि इस वक्त हमारे नेशनल असम्बली के अंदर भी बहुत नंबर है अपोजिशन का, हमारी प्रोविंशियल असम्बलीज़ में बड़ा, हमारी ख़ास तौर पे पंजाब की प्रोविंशियल असम्बली में, उसमें भी बहुत बड़ा नंबर है अपोजिशन का, तो ये क्या, ये सारे गलत इलेक्ट हुए हुए जिसका ये शोर मचाए चले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूर जलसा जलूस करें, एंड में हासिल इनको कुछ नहीं होना। सही, ठीक है, चलें, आप कहने के कुछ हासिल नहीं होगा। अमजद शुएब साहब, ये बताइए, जो इस वक्त ऑपोजिशन ये नारा लगा रही है कि एहतसाब सेलेक्टेड हो रहा है, आपकी नज़र में अक्रॉस द बोर्ड ये एहतसाब हो रहा है? चूंकि उस एहतसाब के रिएक्शन के तौर पर ही फिर ये सारी तहरीकें चल रही हैं। बिलावल भुट्टो भी निकल आए हैं, वो भी हुकूमत के खिलाफ इस वक्त बात कर रहे हैं। ज़ाहिर नून लीग तो इस वक्त सबसे ज़्यादा बात कर रही है, और मौलाना फजल रहमान जो कि सबको लेकर चलना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि ये तमाम सियासी जमातें जब अक्टूबर में अगर निकलती हैं सड़कों पर तो एक ही एजेंडा होगा और एक ही पेज पर होंगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक मौलाना का ताल्लुक है वो तो माहिए पे आपकी तरह तड़प रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट से बाहर रह गए। वो तो उनके हिसाब में तो है कि सब कुछ बेशक तहस नहस करते हैं, उनको परवाह नहीं है क्योंकि कोई स्टेक्स उनकी है नहीं। तो दूसरी दो पार्टीज हैं, उनके मसले मुख्तलिफ हैं। वो नेचुरली करप्शन के बड़े बड़े केसेस में पड़े, उनको सजाएं होती हैं या नहीं होती हैं, तो निज़ाम भी हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि मुकदमात तो हैं जिनकी वजह से आज वो तकलीफ में है। अब ये कहना कि क्रॉस का बोर्ड नहीं, देखिए मैं बड़ा एक सिंपल सी चीज है, पीटीआई के जिन केसेस की ये बातें करते हैं उनमें अली खान का केस है या कोई भी केस ऐसा नहीं है जो पिछले 8-10 महीने का हो। ये ज्यादातर केसेस वो हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए कि बजाय इसके कि इन्होंने अपने वक्त में इनको पकड़ा होता, इनसे पैसे निकलवाए होते, इनको सजाएं दिलवाई होती, जब अपनी गर्दन पे हाथ आया तो पीटना शुरू हो गया, फिर एक क्रॉस द बोर्ड याद आ गया। फिर 10 साल तुम लोगों ने हुकूमत की है, एक दमड़ी का इन्होंने एहतसाब किसी का नहीं किया, तो मुकमका का काम करते रहे। अब एक ही चीज है कि इनका एहतसाब जारी रहना चाहिए। कल इनको हुकूमत आती है, ये इससे ज्यादा कड़ा एहतसाब करें पीटीआई। आइडियली तो ये बहुत अच्छा हो कि आप सबका एहतसाब कर रहे हो, एक बड़ा क्रॉस द बोर्ड सबका चल रहा हो, लेकिन ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन है नहीं मुल्क में। तो उसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों का एहतसाब छोड़ दिया जाए। बाकियों को अपनी टर्न का इंतजार करना चाहिए। कल अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है तो कोई रुकावट नहीं, वो उठा के पीटीआई का ऐसा एहतसाब करें जो पीटीआई वालों को भी पहले से कभी याद ना हो कि इस तरह की कोई चीज हो सकती है। तो जिम्मेदारियां इनकी थी। 5 साल जरदारी साहब गुजार गए, नून लीग ने 5 साल गुजारे, मिल मिला के मुकमका के अपना वो ये अयान अली का केस आया तो 8 महीने जनाब उसका चालान ही नहीं पेश किया इन लोगों ने। ये पीएमएलएन साथ मिली हुई थी, कितने केसेस आप उठा। तो अब मुकमका खत्म हो रहा है तो बस ठीक है, आप अपना एहतसाब कराएं, बाकियों को जाने दें। जब आपकी बारी आएगी तो बाकियों का भी करें आप, बिल्कुल आपको हक हासिल है। लेकिन कोई केस ऐसा नहीं है जो आज इनके ये पिछले 10-12 महीने का हो और उसका मैं ये कहूँ कि ये इनके दस्तरस में नहीं था। जो सारे केसेस पहले के और इनके हाथ में था उनका एहतसाब करें। देखिए, रहमान मलिक इसके नवाज शरीफ साहब के बारे में फाइलें लेके ढेर की बैठा करता था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जनाब नवाज शरीफ साहब के मनी लॉन्ड्रिंग के सारे मेरे पास सबूत हैं, लेकिन सबूत रख के बैठे रहे, एहतसाब भी किया। इसी तरह नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तो इनके किसी काम के एहतसाब नहीं। अब हो रहा है तो मेरा ख्याल अब चलते रहना चाहिए, अपनी बारी का इंतजार करें, बाकी लोगों का आने पे चल। सही, चलें जवाद अहमद का भी इस पर टेक ले लेते हैं। जवाद, अमजद शुएब साहब कह रहे हैं कि सारे जो केसेस हैं सारे ये तो अब पिछले 10-12 महीने के तो नहीं है जब से हुकूमत आई है, जो गुज़िश्ता अदवार रहे हैं हुकूमतों के, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, उस दौर के केसेस बने हुए हैं। अपने अपने दौर में इन्होंने एहतसाब किया नहीं। अब जब इस हुकूमत के दौर में एहतसाब हो रहा है तो फिर ज़ाहिर है अपोजिशन चीख रही है, चिल्ला रही है, एहतजाज कर रही है। पाकिस्तान में असल में देखें होता तो यही आया ना कि हमेशा पुराने केसेस जो हैं उनको आगे लेके आया जाता है और उसके बाद जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो बाकी क्रैक डाउन करती है बाकी पार्टीज़ पे। तो इस तरह तो सब ने किया है। मैं तो समझता हूँ कि तरीके इंसाफ सिर्फ नहीं कर रही, पहले लोग भी करते रहे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा सिलेक्टिव करते थे, ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड बेस कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो मुकदमा है वो थोड़ा सा फ़र्क है। मेरा मुकदमा ये है कि अगर हमारे जैसी कोई पार्टी, मतलब हम जो कहते हैं हम 99% की पार्टी हैं, हम कहते हैं कि हम मिडिल क्लास मेहनत कशों नौजवानों की पार्टी हैं, और हम कहते हैं कि हम जगीरदारों, सरमायादारों, माफियाज, ये पीर, इन जो सियासी पीर हैं, हम इनकी सियासत को मुस्तरद करते हैं और हम समझते हैं कि जब तक ये सियासत करते रहेंगे, ये तमाम पार्टीज़ मौजूद हैं, इस मुल्क के आम आवाम को कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमारा अगर एहतसाब जो होगा वो तो ये होगा कि शुगर माफिया जो है उसके अंदर जहांगीर तरीन साहब भी हैं जो कि नाअहल हैं लेकिन आगे तकरीरें कर रहे हैं, अभी भी टीवी उनको दिखा रहा है। इसी तरह ये जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी भी शुगर मिल्स हैं, इसी तरह आसिफ जरदारी साहब की भी शुगर मिल्स हैं। हमें प्रॉब्लम ये है कि ये शुगर की कीमत ज़्यादा कैसे हुई है, ये मार्केट क्या होती है। अभी कुछ अर्सा पहले जहांगीर तरीन साहब ने ये कहा ट्वीट में कि जी तो मार्केट डिसाइड करती है, तो हम मार्केट पे प्राइसिंग करते हैं शुगर की। इस मुल्क में जहाँ पे लोगों के पास खाने को रोटी ना हो, जिस मुल्क में 6,000, 8,000, 10,000 रुपये में लोग काम करते हों, वहाँ पे आपको शर्म आती है उन सरमायादारों को जो हमें कहते हैं कि हम मार्केट के हवाले से ये चीज़ें बेचेंगे। इस मुल्क के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गवर्नमेंट है, जो कि तरीके इंसाफ की भी नाअहल गवर्नमेंट है,
ये गवर्नमेंट्स जो हैं ये बाकायदा मॉनिटर करें, रेगुलेट करें, तमाम ये मार्केट को रेगुलेट करें और ये बताएं कि इस मुल्क का जो गरीब आदमी है जो चीनी के ऊपर जिंदा है, क्योंकि चीनी उसको वो देती है, एनर्जी देती है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और चीनी के ऊपर वो जिंदा है, आपने उसकी वो भी छीन ली है। आपने आटा महंगा हो जाता है, आप कहते हैं जी हमने तो सनतकार पे या उसको जो शुगर माफिया है उसके ऊपर टैक्स लगाया। वो जहरी बात है, जब उस पर टैक्स लगता है तो वो वही टैक्स जो है वो प्राइस के अंदर आगे लगा के उसका तो प्रॉफिट कम नहीं होता, वो गरीब आदमी पे तान टूटती है, गरीब आदमी को महंगी शुगर मिलती है। तो ये वाला एहतसाब है, ये कौन करेगा? ये कैसे इतना पैसा कमा रहे हैं? ये खरबों अरबों रुपया कमा रहे हैं ये सब लोग, ये सारे माफियाज हैं, सब पार्टीज में मौजूद हैं और इस चीज़ के अंदर ये सब बराबर हैं, ये सब मिले हुए हैं। अब ये एक दूसरे को कभी ना कभी फंसा देते हैं किसी केस में, वो किसी केस में फंस जाता है, उसके बाद थोड़े से बाद वो निकल आएगा। अभी इमरान खान साहब की पूरा जो मामला है वो है क्या, वो क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब? वो ये कह रहे हैं पैसे दे दो और चले जाओ। भाई आप कौन होते हैं कहने वाले कि पैसे दे दो और चले जाओ? आप क्या खुदा हैं इस नौज़बिल्ला, या क्या आप इस कौम के जो हैं नादहिंदा हैं कि आप जो मर्जी कहेंगे आप हम मान लेंगे? आप कौन होते हैं कहने वाले कि अगर कोई मुजरिम है तो वो पैसे दे के चला जाए? इस तरह तो फिर एक जो बेचारा गरीब आदमी इस वक्त जो जेलों में बैठा हुआ है, जिसने बेचारे ने 10,000 रुपये की चोरी की है, उसको भी आपने सजा दी हुई है, उससे भी 1,000 रुपया ले लें और उसको छोड़ दें। ये तो फिर पूरे मुल्क के अंदर ये कानून नाफिज होना चाहिए कि जी जो भी बंदा आप उसको पकड़ें, आप उसे पैसे लें और उसको छोड़ दें। तो मैं समझता हूँ कि सारे ड्रामेबाजी है, ये एक ही रूलिंग क्लास है, ये सब एक जैसे हैं। इमरान खान साहब भी अरबपति हैं, 14 प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, 300 कनाल में वो रहते हैं, उनको शौक है अब बड़े बड़े घरों में रहने का, और वो एक मदीना की रियासत बना रहे हैं जहाँ पे गरीब आदमी जो है उसको इस वक्त उसकी ज़िंदगी तंग हो गई है महंगाई की वजह से, और वो अपने घर से निकलने को तैयार नहीं है, वो किसी छोटे से घर में ही आ जाएँ। हज़रत आप बात करते हैं मदीना की रियासत की, मैं बार बार ही कहता हूँ क्योंकि आप कैसे ये बात करते हैं, को ख्याल तो करें। उस रियासत के अंदर खलीफा जो थे वो आम इंसान आदमी के लेवल पे आ गए थे, उन्होंने मदीने के मजदूर की उजरत अपने लिए वजीफा जो है मुकर्रर किया था। इमरान खान साहब जो है वो अरबपति आदमी, चलें जवाब आपके बड़े इस मुल्क में ड्रामेबाजी है टोटल। यास्मीन राशिद साहब से भी मिले हुए हैं, यास्मीन राशिद साहब से गुफ्तगू कर लेते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। जवाब आपके पास मैं वापस आता हूं, जरा ठहरिएगा। अभी जब आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो जाहिर पेट्रोल भी आज मजीद महंगा हो रहा है, कोई 5-6 रुपए बढ़ाने की समरी वजीर आजम को भेजी जा चुकी है, 1 तारीख को उसमें भी इजाफा हो जाएगा। तो यास्मीन राशिद साहबा, ये डॉलर नहीं रुक पा रहा, पेट्रोल की कीमतें नहीं रुक पा रही, जैसा जवाद साहब कह रहे हैं कि शुगर माफिया और मुख्तलिफ माफियाज आपके साथ मिलकर पार्टी में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जिन लोगों को नाअहल कर दिया जाता है वो आप की पार्टी की जो लीडिंग क्लास है उसमें आते हैं। तो ये किस तरह का इस वक्त एहतसाब चल रहा है, किस तरह कानून अलग गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग चल रहा है? जबकि खान साहब तो कहते थे एक कानून होगा, एक मुल्क होगा, वो कहते हैं पैसे दे दो बाहर चले जाओ। किसी गरीब कैदी को, ऐसे कैदी को जिसका जुर्म छोटा, उसको तो ये नहीं कहा जाता। मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ये तो पहली दफ़ा हुआ है कि एहतसाब गरीब और अमीर के लिए बराबर हुआ है। आज से पहले आपका क्या ख्याल है, अमीरों का कोई एहतसाब हुआ करता था या इन लीडरों का कोई एहतसाब होता था? ये एहतसाब तो अब शुरू हुआ है, और एहतसाब जो है इस क्रॉस द बोर्ड, इस एहतसाब के अंदर सब शामिल हैं। जिसको भी, अगर हमारे कोई पार्टी का कोई लीडर पकड़ा गया तो हमने तो एक दफ़ा भी जिक्र नहीं किया, आपके सामने है। अगर जहांगीर तरीन नाअहल करार पाए, सिप्तैन खान साहब जो हैं वो इस वक्त ही इज़ ऑल्सो बिहाइंड बाज, उसके बाद अलीम खान के ऊपर केस चल रहे हैं, तो हमने तो बिल्कुल नहीं रोका ना। हम तो कहा कि आप सबका एहतसाब करें। किसी को जिसने इस मुल्क के पैसे लिए हैं, जिसने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया और अपना पब्लिक ऑफिस के पावर्स इस्तेमाल करके अपनी तजौरियाँ भरी, उनका हिसाब ज़रूर होना चाहिए। ये अपना जावेद साहब जो अभी इस वक्त बहुत वो उसमें जो जोश में बोल रहे थे, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, ये मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और मैं इनको बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। हम सारे मिडिल क्लास के लोग हैं और ये मिडिल क्लास के लोग ही इस वक्त हुकूमत में, मेजॉरिटी ऑफ अस। और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेहतर से बेहतर हो जाए। अब आया मसला इस बात का कि कर्जे आपके सामने हैं। यास्मीन राशिद साहब, ये मिडिल क्लास की कैटेगराइजेशन कैसे होगी? इमरान खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, आजम सवाती साहब, ये तमाम लोग जो कैबिनेट का भी हिस्सा हैं जहांगीर तरीन साहब को छोड़ के, ये मिडिल क्लास के लोग हैं? नहीं, एक सेकंड, मकसद ये है कि बहुत सारे मिडिल क्लास, मैं तो मिडिल क्लास की हूँ ना,
मुराद रास जो है वो भी मिडिल क्लास का है, या मिनिस्टर्स का नाम ले, मियाँ असलम इकबाल, मैं गिनती जाती हूँ मिनिस्टर्स के नाम, उसके अंदर सरफराज अपना यासिर जो हमारा एजुकेशन का मिनिस्टर है, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। उसके अंदर इमरान खान ने किसी पब्लिक ऑफिस को, ही नेवर हेल्ड अ पब्लिक ऑफिस एंड मेड मनी आउट ऑफ इट। वो अगर उसके पास पैसे थे तो वो अपनी, उसने जो क्रिकेट खेली, जो अपनी कमेंट्रीज थी, जो किताबें लिखी, ही मैनेज टू गेन मनी आउट ऑफ दैट। उसने तो कोई खुदा न खास्ता ये तो नहीं किया कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करके। जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं उनको आप समझने की कोशिश करिए। आप जब पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हो तो यू आर देन आंसरेबल टू वट एवर मनी यू मेक ड्यूरिंग योर ऑफिस टाइम। अगर नवाज शरीफ साहब की पूछगिछ हुई है और वो पूछगिछ उन्होंने एंटी करप्शन वालों ने किए, तो उस ज़माने की किए जिस ज़माने में ये चीफ मिनिस्टर थे, या उस ज़माने में किए जिस ज़माने में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये वो जो वक्फ ज़मीन जो थी, जो उस वक्त गवर्नमेंट की थी, जो गवर्नमेंट ने औकाफ को दे दी थी, उस ज़मीन पे डाइसेंटिंग नोट लिखा हुआ है सेक्रेटरी का, उसके बावजूद उन्होंने साइन किए। इसके ऊपर सारा इतराज़ हो रहा है। तो बेसिकली आप जब अपना ऑफिस इस्तेमाल करें किसी गलत काम के लिए, या ऑफिस आप इस्तेमाल करें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, या अपना ऑफिस आप इस्तेमाल करें अपनी जायदादें बनाने के लिए, दैट इज़ द टाइम इट इज़ गोइंग टू बी अ क्वेश्चनेबल ऑफेंस। क्योंकि आप टैक्स पेयर्स के पैसों के ऊपर अगर इस तरह के अपने तमाशे लगाएंगे तो हिसाब किताब तो होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताती चली जाऊँ, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, ये महंगाई जो है आपको भी पता है और मुझे भी पता है ना। तहरीक इंसाफ ने कोई खुदा न खास्ता ऐसा काम किया जिसकी वजह से अचानक ये महंगाई आ गई है। आपके सामने था, देयर वाज अ डाउन हिल कोर्स। जहाँ तक आपकी डेफिसिट था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वो आपको पता है किस तरह का चल रहा था। आपके सामने कितने लोन्स, इन्होंने 26,000 अरब रुपए के लोन्स ले लिए। आज तक किसी ने पूछा इनसे कि किस लिए लोन लिए थे, क्या किया इन लोन्स के साथ? यही बातें हैं यास्मीन जो रशीद हम साहब पूछ रहे हैं आज। वो और सबसे बड़ी ये बात चले है कि वो तमाम लोन्स लेकर उन्होंने अपने अकाउंट्स भरे, वो तमाम लोन्स खा गए, लेकिन उन लोन्स को अब आप पाकिस्तान की आवाम पर टैक्स लगाकर, जो एक गरीब तबका है 30,000, 40,000, 50,000 रुपए महाना कमाने वाला, उन लोगों पर आप टैक्स लगाकर अब आप इसको रिकवर बिजली का गरीब आदमी पे ना बिजली का रेट बढ़ा, गरीब आदमी का ना बिजली का रेट बढ़ा है और ना उसका गैस का। इट इज़ आफ्टर अ सर्टन अमाउंट ऑफ यूनिट्स विच आर यूज्ड के टैक्स लगने शुरू होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो गरीब तबकात जो गुर्बत की सतह से नीचे रहते हैं, आज अगर हम हेल्थ के अंदर हेल्थ कार्ड बांट रहे हैं तो उन लोगों को बांट रहे हैं जिनकी रोज़मर्रा की इनकम जो है वो $2 से कम है। वी हैव वांट टू इंश्योर कि उनके हाथ में 7,20,000 का कार्ड हो, ताकि अगर खुदा न खास्ता उनके घर के अंदर कोई बीमारी आए तो वह अपनी इलाज जो है वो मुफ्त करा सकें किसी भी अस्पताल से। वी आर इंश्योरिंग थ्रू दी एहसास प्रोग्राम। अगर आज तक किसी ने पहले सोचा था कि गरीब आदमी को भी छत की ज़रूरत है, तो जिन सारी चीज़ों की हम कोशिश कर रहे हैं वो आपके सामने हैं, वो गरीब आदमी की खातिर किए जा रहे हैं। ना कोई अपने ज़ात के ऊपर पैसा लगा रहा है इमरान खान, ना अपनी कोई ज़ाती जायदाद बना रहा है इमरान खान, ना अपनी कोई कंपनी बना रहा है, ना कोई अपनी फैक्ट्री लगा रहा है। हम तो उन चीज़ों की बात करते हैं कि आप बने चीफ मिनिस्टर तो आपकी 6 फैक्ट्रियाँ बढ़ जाएँ। ये यू हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। और मेरा ख्याल है ये इल्ज़ाम हमने नहीं लगाया था, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये पनामा लीक्स के अंदर इट वाज अ कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट, आपके साथी थे जिन्होंने ये चीज़ एक्सपोज की। हमारा बतौर अपोजिशन हमारा काम था कि उस चीज़ को हम फॉलो अप करें ताकि हिसाब किताब हो, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू डू। यही कर रहे हैं हम, और तो कुछ नहीं कर रहे। हम इंश्योर कर रहे हैं कि एहतसाब ज़रूर हो और सबका हो। और यास्मीन रशीद साहबा, आप कह रहे हैं गरीबों के लिए ज़ाहिर महंगाई में कोई इजाफा नहीं हुआ, बिजली और गैस की कीमतें गरीबों के लिए नहीं बढ़ाई गई। अभी जो मई के जो बिल्स आए हैं उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो कि जुलाई में हुई है, 9,000 रुपए के बिल पर 2,000 रुपए के टैक्स लगे हुए हैं। मकसद ये है कि आप देखिए ना, यास्मीन हर तरह की अगर कंसेशन दी जा रही है तो उन्हीं लोगों के लिए दी जा रही है जो गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं। अगर मैंने आपसे जब हेल्थ कार्ड की बात की तो हम किसी को और को नहीं दे रहे, हम उनको दे रहे हैं जो गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं। लेकिन आपका ख्याल है कि जिस जगह इस वक्त हुकूमत पहुंची है और ये जिस जगह इस वक्त हालात इस मुल्क के पहुंचे हैं,
वो आपका क्या ख्याल है, या आपके तहरीक इंसाफ ने कोई गड़बड़ कर दी है? इट वॉज एन आर्टिफिशियली सही, आप कह रही हैं कि उधर नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़ाहिर है ये आपको विरसे में मिली चीजें। ठीक है यास्मीन साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपके पास मैं वापस भी आता हूं। अमजद शोएब साहब, जाहिर है ये जो इस वक्त महंगाई की बात हो रही है, एक आम आदमी तो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। आज पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, कल से महंगाई का एक नया बोझ आवाम पर पड़ जाएगा। ये सारी सूरत हाल क्या मिसमैनेज कर रही है गवर्नमेंट? एहतसाब का अमल जो चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन पैसे रिकवर नहीं हो रहे। खान साहब क्या मजबूरन पैसे मांग रहे हैं कि जी पैसे दे दो, बाहर चले जाओ, क्योंकि अब प्रेशर इतना बढ़ चुका है उन पर, क्योंकि आवाम उनसे डिलीवर करने का मुतालबा कर रही है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, जहाँ तक पैसे दे दो बाहर चले जाओ वाला किस्सा है, वो तो हमारा कानून है प्री बार्गेन का, वो तो नैब के साथ ही कोई करेगा, खान साहब के साथ तो नहीं हो सकता। वो नैब अगर प्री बार्गेन करे तो वो इंडिविजुअल पैसे दे के अदालत के जरिए छूट सकता है। लेकिन असल चीज ये है, जब $95 बिलियन का कर्जा था और खान साहब ने कहा जी कि ये अदा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, अब हो गया $116 बिलियन का कर्जा, आपने 6 बिलियन वो भी ले रहे हैं, आप जब IMF से ले रहे हैं तो ये तकरीबन 116 बन जाता है। मुझे आज दिन तक ये समझ नहीं लगी कि 95 नहीं हम उतार सकते तो 116 कैसे उतरेगा, उसकी क्या प्लान। इन्होंने टैक्स पे टैक्स लगाना शुरू किया और टैक्स का कभी टारगेट हम पूरा नहीं कर सके आज दिन तक 70 सालों में। और टैक्स कलेक्ट करके आप कभी कर्जा नहीं उतार सकेंगे। मैं आप बता दूं, जब टैक्स बढ़ता है करप्शन बढ़ जाती है। FBR के लोग जो हैं वो उनको जब ताजर के पास जाते हैं तो ताजर को पता है कि बजाय इसको मैं 50,000 टैक्स दूंगा, ये मेरा 10,000 में काम कर दे। टैक्स बढ़ाने से आप टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकेंगे और नतीजा ये है कि आप 5 साल बाद छोड़ के जाएंगे मुल्क तो आप भी कहेंगे अगला आएगा तो वो कहेगा जी ये पिछले वाले बिल्कुल तबाही फेर गए। इसके लिए एक प्लान होनी चाहिए थी। आप कर्जे ले लेके और आगे उतारने का कोई जरिया नहीं आपके सामने। ये जितने आपके घाटे में जा रहे थे PIA और ये वो, इनके ऊपर आपका एम्फेसिस होना चाहिए था कि इनको ठीक कैसे करना है। 10-12 महीने गुजर गए, उनकी कोई प्लान सामने नहीं आई। बाकी दुनिया उनसे कमा के अपने बजट में डाल रही है, यहाँ बजट से पैसे दे के उनका खसारे पूरे कर रहे हैं। सर्कुलर डेट का मसला, आप अभी 200 अरब की बात कर रहे हैं, ये तो 2.25 ट्रिलियन करीब आपका सर्कुलर डेट पहुंचा हुआ है। इसी तरह आपने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी थी, इंपोर्ट कम करनी थी। गवर्नमेंट के अंदर आपने ऑस्टेरिटी की एक प्लान चलानी थी। अगर फौज ने कहा जी हमारा बजट पिछले साल वाले रहेगा तो बाकी महकमों का क्यों नहीं पिछले साल वालों ने किया, वो क्यों बजट बढ़ाया? आज आपके पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं है कि कर्जा कैसे उतरे। असल दुख ये है, अगर आप प्लान नहीं करेंगे 5 साल बाद आप इसी तरह छोड़ के निकल जाएंगे। ये बड़ा जरूरी है कि आप इसके ऊपर कौम को मुतमईन करें कि जो हमने कर्जे पकड़ते जा रहे हैं इनको उतारेंगे कैसे। ये चीज और जो कंडीशंस आपको लगा दिया पॉलिसी जो इस वक्त हुकूमत की है उसकी प्लानिंग आपको नहीं समझ आ रही और ज़ाहिर है इसी वजह से अपने बंदे लगवा लिए हैं आपके सर पे स्टेट बैंक में भी और आप अपने वो लगवा लिए लोग, और IMF का काम पूरा हो गया, आप एड़ियां रगड़ते रहे। ये बड़ा जरूरी है कि इसको बड़ा खंगाल के देखा जाए, प्लान के तौर पर बनाया जाए कि कर्जा उतरेगा कैसे। ठीक है, तो जवाद अहमद साहब, प्लान अमजद शोएब साहब कह रहे हैं कोई दिखाई नहीं दे रहा। अभी आप यास्मीन साहबा की गुफ्तगू सुन रहे थे, वो कह रही हैं गरीबों के लिए तो कोई महंगाई नहीं हुई, बिजली की प्राइसेस गरीबों के लिए तो नहीं बढ़ी। आप 100 से कम यूनिट इस्तेमाल करें, 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करें, वही आप पुराने रेट्स दें। गैस भी महंगी नहीं की गई, पेट्रोल भी शायद सिर्फ अमीरों के लिए महंगा होगा कल। देखिए, इमरान खान साहब की जो डेफिनेशन है ना गरीबों की अमीरों की, वो भी बदलती रहती है। इमरान खान साहब के वादे भी जो हैं वो पूरे नहीं करते। वो IMF के पास भी वो चले गए हैं, उन्होंने कर्जे भी नहीं लेने थे वो भी वो ले रहे हैं। एमनेस्टी स्कीम के ख़िलाफ़ वो बात करते थे वो भी वो कर रहे हैं। वो तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से पैसे आ जाएं हमारे पास ताकि हम सुरखरू हो सकें, क्योंकि प्लान तो उनके पास था कोई नहीं। ये तो साफ पता लग गया है, क्योंकि असद उमर साहब को जब इन्होंने निकाला तो पता चल गया था कि इनके पास प्लान कोई था नहीं। इमरान खान से अपनी ख्वाहिश पूरी करनी थी कि प्राइम मिनिस्टर मैं बन जाऊं, उसके लिए उन्होंने पूरी कौम को आगे लगाया हुआ था। सोशल मीडिया, आपके टेलीविज़न के एंकर्स, अब ऐसे एंकर्स भी हैं हामिद मीर साहब जैसे, जो अभी अफसोस कर रहे हैं कि हमने इनको इतना ज़्यादा क्यों प्रोजेक्ट किया टेलीविज़न के ऊपर, जब ये अपने पहले 2 इलेक्शन हारे थे जिसमें सिर्फ 1 सीट दूसरे इलेक्शन में इनको मिली थी, बाकी सारी सीट्स हार गए थे। तो उसके बाद इमरान खान साहब का, हालांकि वर्ल्ड कप जीता हुआ था, उस ज़माने में इनको कोई वोट नहीं देता था। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना इमेज, पॉलिटिकल इमेज बनाया है और वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा बना है और सबको पता है, और टीम्स लगी हुई हैं, इनकी पूरी एक टीम्स हैं जो ये करती हैं। तो इमरान खान साहब का उसको प्लान नहीं था, वो एक आप समझेंगे एक हवा बना के वो उन्होंने एक पार्टी कायम की, उसके अंदर लोग इधर उधर से आए। और वो लोग कौन हैं आप मुझे आज बताएं। आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने ये किया,
मुस्लिम नून ने ये किया। मैं तो कहता हूँ कि हम तो चौथी पार्टी हैं, हम तो कहते हैं सारे एक जैसे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये सब सरमायादार, जगीरदार, माफियाज और ये सियासी पीर हैं जो मिल के सब कुछ करें, सरदार हैं कबाइल के। तो ये वो लोग हैं सारे जो बार बार पार्टियाँ बदलते हैं। शेख रशीद साहब कौन है, किस किस के साथ वो नहीं रहे? वो इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं। उन्होंने इनको इनकी पूरी पॉलिटिक्स जो है उसमें बिल्ड करने में अहम किरदार अदा किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब कौन है, कहाँ से आए हैं, वो सबको पता है, वो इनके करीबी साथी हैं। जहांगीर तरीन साहब कौन है, इन्होंने कब पैसा बनाया, जहांगीर तरीन साहब ने, सबको पता है, मुशर्रफ साहब के दौर में बनाया। तो ये बेनिफिशियरी हैं सिस्टम के। इन्होंने क्या कर्जे लेके माफ़ नहीं करवाए, इन्होंने भी करवाए हैं। तो इसी के बाद अब फवाद चौधरी साहब कौन है, फिरदौस हाशिकमान साहब कौन है, ये जितने भी आपको मैं एक एक करके नाम गिनवाता हूं। आदम स्वादी साहब कौन है, सही है। चलिए जवाब मैं यानी आप ये कह रहे हैं जाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। जो टीम है इस खान साहब की, मैं नहीं समझता कि ये जो गवर्नमेंट है ये कुछ कर सकेगी, क्योंकि ये वो लोग करेंगे जो एक्चुअली ब्रेक का वक्त है, जो इतने सारे आपने नाम गिनवाए हैं जिनके ऊपर बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्यों शामिल है और लीडिंग पोजीशंस पर क्यों है, इस पर जवाब लेंगे यास्मीन राशिद साहिबा से। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम पर फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले जवाद अहमद साहब ने कई ऐसे नाम लिए जिन पर अपोजिशन जमातें भी अक्सर यह तनकीद करती नज़र आती हैं कि खान साहब की जो टीम है उसमें कई ऐसे लोग शामिल हैं जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की काबीना में शामिल थे, कुछ का ताल्लुक काफ लीग से है, कुछ पहले भी हुकूमतों के साथ रह चुके हैं। तो इस टीम के साथ खान साहब कैसे अपने विजन को पूरा करेंगे? तो यास्मीन राशिद साहिबा, ये जो टीम है खान साहब की, क्या इस पर वो मुकम्मल भरोसा करते हैं? 10 महीने में हमने देखा कई मरतबा चेंजेस की। असद उमर जो उनके पुराने साथी थे उनको हटा दिया गया, अब हफीज़ शेख साहब उनकी जगह मौजूद हैं, फवाद चौधरी साहब की वजारत बदल दी, कई इस तरह के रद्दोबदल हमने देखे हैं। क्या सोच होती है इन इकदाम के पीछे? जब वज़रा को चेंज किया था, क्या वो केपेबल नहीं होते या फिर पहले से प्लानिंग ठीक नहीं थी कि किसको कौन सी वजारत दी जानी है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जैसे नाम लिया गया शाह महमूद कुरैशी का। शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे उनके पास वजारत भी थी और वो एक पार्टी के मेंबर थे। उन्होंने अपनी वजारत हुकूमत छोड़ के और आके तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। या तो ये कहते कि भाई वो उन्होंने तब ज्वाइन की जब हम किसी गवर्नमेंट में थे, वी वर नॉट इन एनी गवर्नमेंट, हम तो इलेक्शन में भी नहीं हमने पार्टिसिपेट किया हुआ था, उस वक्त उन्होंने आके ज्वाइन किया। तो इसलिए अगर आप ऐसे बंदे को कह रहे हैं कि जी वो कोई अपॉर्चुनिस्टिक होके और उन्होंने आके ज्वाइन किया, नो, ही केम बिकॉज ही थॉट कि जी व्हाट ही वुड लाइक टू अकम्प्लिश इट वुड बी डन थ्रू दिस पार्टी। अब आ गया जहांगीर तरीन साहब ने भी पार्टी हमारी तब ज्वाइन की थी जब पार्टी जो थी ना हुकूमत में थी ना उसने इलेक्शन लड़ी हुई थी, अपोजिशन की एक पार्टी थी। हमने तो 2008 की इलेक्शन ही नहीं लड़ी थी, पहली इलेक्शन 2013 में लड़ी गई। इसलिए मैं ये बताने लगी हूँ आपको कि जहाँ तक वजारतों का ख्याल है, अब देखिए मकसद ये है कि वजारत जब तक आप काम नहीं करेंगे और काम नहीं चलेगा, इंसान कोशिश पूरी करता है। इमरान खान साहब ने अगर कोई वजारतें बदली हैं तो इसलिए तब्दील की हैं कि वो बेहतरी लाना चाहते हैं लोगों के लिए। अगर somebody did not come up to the mark, जो वो एक्सपेक्टेशंस रखते थे उतने पे नहीं आए तो उन्होंने तब्दीली लेके आए। अब मेरे पास वजारत सेहत है, कल अगर मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे ना आऊँ और मुझसे बेहतर बंदा वो लाना चाहे, आई शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट्स। या तो मैं इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना, वो कोई अपनी इस बात पे नहीं बिलीव करते कि मैं अपने दोस्त अहबाब जो है इन सबको वजारतें दे दूं और अगर काम ना ये करें। यानी यास्मीन राशिद साहिबा, अब्दुल हफीज शेख साहब असद उमर साहब से बेहतर हैं। और फिर इमरान खान साहब उन्हीं के दौर में जब जरदारी साहब की हुकूमत थी, मुआशी तौर पर बदहाली का इल्ज़ाम लगाते हैं कि उस वक्त मईशत ख़राब हुई, करप्शन की गई। तो अब्दुल हफीज़ शेख साहब से उस वक्त के फैक्ट्स एंड फिगर्स लेकर कार्रवाई को और तेज़ी से आगे क्यों नहीं बढ़ाते फिर खान साहब? देखिए जी, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब, आपको भी पता है, ही इज़ अ टोटल टेक्नोक्रेट व्हेयर दिस इज़ कंसर्न। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अगर जो बंदा ऊपर बैठा हुआ हो वही गलत था तो नीचे का काम क्या, खाक मट्टी ठीक होना था। आपका क्या ख्याल है जरदारी साहब में हमने तो नाम नहीं रखा था ना 10% उनका, सारी दुनिया उनको 10% बुलाया करती थी, बल्कि अब आखिर में तुमको 100% कहना शुरू कर दिया। आपका क्या ख्याल है उनके खिलाफ जितने केसेस तैयार किए वो हमने तैयार किए थे,
नैब के तैयार हुए केसेस थे। और अगर आपको वो डायलॉग भूल गया है शहबाज शरीफ साहब का, जो कह रहा था कि मैं जरदारी के पेट से जाके पेट फाड़ के पैसे निकाल के लेके आऊँगा, या सरे महल का जो स्कैंडल था वो आप भूल गए हैं। ये सारी चीज़ें तो देवर देर, हम तो हुकूमत में अब आए हैं, ये तो सारी लेकिन यास्मीन राशिद साहब, अगर इस आपकी इस दलील को मान लिया जाए कि अगर लीडर ठीक हो तो उसके नीचे कोई खराबी नहीं हो सकती, तो खान साहब तो बिल्कुल ठीक लीडर हैं, तो फिर असद उमर साहब उनके नीचे मईशत को क्यों नहीं लेकर सही से चल सके? फिर क्यों हटाना पड़ा असद उमर साहब को, जबकि खान साहब तो बिल्कुल सही लीडर थे, उनकी लीडरशिप के अंडर में तो बिल्कुल ठीक काम होना चाहिए था। देखिए जी, मकसद ये होता है ना, कई दफ़ा इंसान को कड़वा खून, और ये मैं आपको बता दूं कि खान साहब अब भी बड़ी इज्जत करते हैं असद उमर की, लेकिन जितनी हालात इस वक्त मईशत के ख़राब थे, उनको एक ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ा, और ये इसके लिए बड़ी मॉरल करेज की ज़रूरत होती है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये आम शाम बंदे का काम नहीं है। ही हैज़ दैट मॉरल करेज एंड हैज़ द एबिलिटी टू टेक डिफ़िकल्ट डिसीजंस, जो कि आज से पहले कभी कोई लीडर नहीं लेता था। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है, जो उसके अगर आप इफ़ यू लुक एट इट इंटरनेशनली, जितने हम पहले आइसोलेट हो गए थे, जितने हमारे हालात बेहतर हो गए हैं, तो इंशाल्लाह हमारी मईशत के हालात भी बेहतर होंगे और हर तरीके से पाकिस्तान की भी हालात बेहतर होंगे। हम जब खान साहब अमेरिका गए हैं और व्हेन यू वेंट टू स्टेट्स, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रंप का जो एटीट्यूड था, दैट वाज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग? नो, ट्रंप ने आफ्टर ऑल, जो बंदा जाता है उसका जो रवैया होता है, जो एटीट्यूड होता है, उसके ऊपर सब कुछ बहुत डिपेंड करता है। सबसे बड़ी ये बात है, ये वाहिद पाकिस्तानी है जिसने जाके बात की, कश्मीर की भी बात की, अफगानिस्तान की भी बात की, आफिया की भी बात की। ये भी मैं बता दूं आपको, ही हैज गॉन एंड डिस्कस्ड एवरी मैटर देयर। और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि क्योंकि यास्मीन राशिद साहब, वो मंजर भी सबने देखा था, वो मंजर सबने देखा था जब पाकिस्तानी सहाफी आफिया सिद्दीकी से मुतालिक सवाल करने वाले थे, तो खान साहब ने कहा था कि विल डिस्कस, और हाथ के इशारे से सहाफी को मना कर दिया गया था सवाल करने से। मैं आपके पास वापस भी आता हूं। अमजद शुएब साहब, ये दौरे अमेरिका पर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हुकूमत क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, अच्छी बात भी है, खित्ते में अमन होगा तो ओवरऑल सिचुएशन मुआशी तौर पर भी बेहतर होती है। लेकिन जैसे जवाद अहमद साहब ने जो पॉइंट आउट की थी चीज़ें, कि जो टीम है खान साहब की, आपको लगता है कि जो उनका विजन था, जो मंशूर वो लेकर आए थे इस टीम के साथ चलते हुए, जिसमें खासी तब्दीलियाँ भी हो चुकी हैं, वो अपने विजन को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे, पाकिस्तान को एक खुशहाल स्टेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, जहाँ तक इमरान खान साहब की नीयत का ताल्लुक है, उनकी सोच का ताल्लुक है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो मुखलिस भी हैं, ईमानदार भी हैं और चाहते हैं कि चीज़ें ठीक जाएं। लेकिन मुझे दो चीज़ों की वजह से शक है। एक तो टीम की बात आप कर ही रहे हैं कि टीम जो है वो उसमें लाजमन बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट लोग नजर नहीं आते, कुछ हैं, लेकिन वो इतनी टीम नहीं है ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम जिससे ये कहा जाए कि खान साहब को वाकई उनकी टीम को पाया तकमील पे पहुंचाएगा, या इतनी मजबूत है कि वो डिलीवर कर सके। एक तो ये मुझे लाजमन थोड़ा सा। दूसरी तरफ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो ये है कि 10 महीने, अभी तकरीबन साल हो गया, लेकिन साल में आपने किसी भी अदारे को रेवोल्यूशनाइज नहीं किया, ठीक नहीं किया। और बड़ी सीधी सी बात है कि अगर वो पुराने अदारे उसी तरह इनमें वो लोग सियासतदानों ने या सब लोगों ने ला के अपने बिठाए थे जो मेरिट पे नहीं आए हुए, कॉम्पिटेंट नहीं है, या उनमें भी करप्शन है, वो बेशक नैब में बैठे हों या FIA में हों या FBR में, तो उनसे आपको नया रिजल्ट अगर एक्सपेक्ट करें कि वो आपको करके दे देंगे तो नहीं होगा। आप देखिए कि नैब की आप जरा देख लीजिए उनकी कार्रवाई। एक केस नवाज शरीफ साहब का जो कि GIT ने इन्वेस्टिगेट किया था, नैब ने नहीं किया हुआ था, वो 2 महीने में उन्होंने बड़ा सॉलिड केस बना के, लेकिन इन्होंने उसकी सिर्फ प्रोसिक्यूशन करवाने की करते थे, वो भी ठीक नहीं कर सके, वो प्रोसिक्यूशन भी ठीक नहीं कर सके, और इनके प्रोसिक्यूटर को जवाब ही नहीं देते थे। वहां जाके जजों के सामने खड़े होकर मुंह लेके खड़े हो जाते थे, जवाब नहीं होता था। इसी तरह आपने अगर नीचे देखें जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रोजाना एक आदमी पकड़ लेते हैं, उसका नाम आ जाता है अखबारों में, उसके पीछे धुएं लग जाती है कि जी इसने LNG में करप्शन कर दी, इसने फलां में कर दी है। इस एक साल में नवाज शरीफ साहब का केस जो कि GIT ने किया था, उसके अलावा कोई एक केस पाए तकमील पे पहुंचा नहीं पहुंचा। इसकी वजह ये है कि कॉम्पिटेंट लोग नहीं बैठे थे। ये सफाई
सिफारशी सियासी बुनियादों पर जो आए हुए लोग वही मौजूद हैं, और आते ही अदारों को ठीक करना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी ताकि आपको रिजल्ट मिल सके। आपने किया ही नहीं, तो रिजल्ट कहाँ से आ जाए? नतीजा ये कि आपका वक्त ज़ाया होता जा रहा है, कौम आपसे तवक्कुआत लगा के बैठी हुई है, लेकिन काम आगे चल नहीं रहा। मुझे इससे क्या कि अगर आप 1000 आदमियों के केस खोल के बैठ जाएं, उनमें से 500 को जेलों में डाल दें, 500 वैसे आके नैब के दफ्तरों के फेरे लगाते रहें, और जब तक किसी तरह आपके 2-4 साल गुजर जाएं, अगली हुकूमत आ जाएगी, सारे टूट जाएंगे। फायदा क्या हुआ? आपने क्या किया? तो यहाँ पे तो एक सिस्टम बनना चाहिए था, अदारों की एफिशिएंसी की तरफ बात होनी चाहिए थी, उधर चक्कर मार अब उनको इस पे काम करना चाहिए था, ताकि आप एक टाइम लिमिट रखते कि जी मुझे इस लाइन तक ये डिलीवर करके देना, आपने ये करके दे। लेकिन अगर आप लूज एंड छोड़ दें और इसी तरह और वही तरफ लोग बैठे और नाकारा लोग बैठे, मेरिट वगैरह कोई ना हो, तो आप क्या तवक्को करते हैं कि आपको कुछ मिल जाएगा? मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, मैं बार बार परेशान होता हूँ कि इमरान खान को बाद में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। और सुबह से लेकर रात तक नारे लगाते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे, कोई एनआरओ नहीं जाएगा, कोई नहीं, ये नहीं वो नहीं, और 5 साल बाद अगर आप सजाई न दे सके हुए किसी को तो करेंगे क्या? फिर किस मुंह से आप खड़े होंगे अपनी कौम के सामने? ये बहुत बड़ा सवाल है जिधर तवज्जो नहीं दी जा रही है। मुझे बड़ा इस चीज की परेशानी है कि इतना बड़ा स्टेप लेके इतना कार्रवाइयां शुरू करा के अगर आप इनको पाए तकमील तक ना पहुंचा सही। तो अमजद शरीफ साहब, इदारों को मजबूत करने की तरफ आप तवज्जो ज़ाहिर दिला रहे हैं, और जो एहतसाब का नारा तो हुकूमत लगाती है, लेकिन 1 साल इस हुकूमत को गुजर चुका है, अभी तक इसहाक डार को वतन वापस नहीं ला सके हैं। अब नैब लाहौर को उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद भी मिले हैं, इसके बावजूद भी अभी तक हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो सकी। अमजद शरीफ साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ, वक्त कम है। जवाद, अब इसहाक डार को लाने के लिए भी हुकूमत कोशिशें कर रही है। कोशिश उनकी ये है कि पाकिस्तान की अदालतों में उन पर मुकदमा चलाया जा सके, इंटरपोल से भी रब्ता कर लिया गया है। तो एहतसाब का ये अमल तो बड़ी तेज़ी से ये हुकूमत आगे लेकर चल रही है। इदारों को इसने जो हुकूमत का कहना है कि मजबूत किया हुआ है, मेरिट पर वो काम कर रहे हैं, कोई हुकूमत का अमल दखल नहीं है। तो एहतसाब के इस अमल से आप इत्तेफाक नहीं करते, आप मुतमईन नहीं दिखाई दे रहे? देखिए, जब इमरान खान साहब ने ये गवर्नमेंट जो है ये तश्कील दी थी, तो उससे पहले वो बहुत से वादे करके आए थे कौम से। जब ये आए गवर्नमेंट में तो इन्होंने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि इस इकॉनमी का क्या हाल है। इन्होंने नहीं कहा, सिर्फ असद उमर साहब ने भी कहा। तो ये जो हम नीयत की बातें करते हैं ना, इमरान खान साहब की नीयत बड़ी अच्छी है, हर लीडर यही कहता है मेरी नीयत अच्छी है। वो नीयत क्या अच्छी है कि आपको मालूम ही नहीं था आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप वादे कर रहे थे लोगों के साथ। मेरे ख्याल में तो ये आपकी नीयत पे भी और आपकी जो समझ है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि आप ऐसी कैसे किसी को कुछ कह सकते हैं जब आपने कोई प्लान ही नहीं किया हुआ। मेरे ख्याल में तो ये जुर्म है, इस पर तो सज़ा भी मिल सकती है, और ये सज़ा मिलती है जब आप किसी गवर्नमेंट के महकमे में जाएं तो आप उनसे पूछें कि जी आपने ये क्यों किया, वो कहते हैं जी इल प्लानिंग हो गई, तो इल प्लानिंग पे सज़ा मिलती है। तो इमरान खान साहब को तो खुद सज़ा मिलनी चाहिए इस बात पे कि उन्होंने प्लान ही कुछ नहीं किया और वो आ गए। पहली बात तो ये है कि हम बार बार नीयत की बात करते हैं और उनके ईमान की बात करते हैं। ज़ियाउल हक साहब का भी बड़ा ईमान था, वो हर वक्त कहते थे मेरा बड़ा ईमान है। अपना ईमान सिर्फ अपने तक रखना होता है, अपने ईमान को कौम के ऊपर नहीं ठोंस सकते आप। आपका ईमान मुझे क्या पता कैसा है, वो तो खुदा को मालूम है। तो ये जो बातें हैं ये उनकी इमेज मेकिंग है। बेसिकली इमरान खान साहब की इमेज मेकिंग शुरू से गई है। लोगों को पता जब अपनी अंगूठी पहनते हैं, सच पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन मुझे एक बात पता है कि ट्रंप के सामने इतने वो हैं समझदार कि ट्रंप के सामने वो तस्बीह पकड़ के नहीं गए। आपको हर जगह वो तस्बीह में नजर आएंगे, लेकिन वहाँ नहीं गए क्योंकि उनको पता था कि ट्रंप पूछेगा भाई ये क्या है, तो फिर वो क्या जवाब देंगे। तो इस कौम के साथ जो भी आदमी कुछ भी कहता है ना, वो कौम सुन लेती बेचारी। एक तो अनपढ़ है, आप देखें ना जिस कौम के अंदर आज भी ठीक है, चलें जवाब आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है और आपकी 50% आबादी किसी की अगर नीयत अच्छी है और वो लीडर है तो उसका इस्तेमाल, उसकी अच्छी नीयत का समर आवाम मैं ये कह रहा हूँ कि पहले नहीं छोड़ूंगा, ये बहुत से लोग कहते रहे हैं और अब ये भी कह रहे हैं एहतसाब जब इनका होगा फिर लोग नए आ जाएंगे। असल में मसला इसका नहीं है, असल में मसला है एक क्लास का। ये एक क्लास है, ये सारी की सारी पार्टीज में मौजूद है। ये बारियां लेते हैं, अब ये नई बारियां ले रहे हैं। जब तक वो लोग पार्लियामेंट में नहीं आएंगे और सियासत में नहीं आएंगे और उनकी पार्टी नहीं आएगी, उनकी अपनी पार्टी नहीं आएगी जो कि बाएं बाजू की पार्टी होती है। ये इमरान खान साहब बड़ी बातें करते हैं इंग्लैंड की, इंग्लैंड में लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी मौजूद है। चले जवाब आपका कमेंट आ गया। यास्मीन राशिद साहब एक आखिरी कमेंट आपका 30 सेकंड का, ये बता दीजिएगा कि अगर किसी लीडर की नीयत अच्छी हो तो उसका समर आवाम तक कैसे पहुंचेगा, आवाम की मुश्किलात कैसे खत्म होंगी, ये बताइएगा।
मेरा ख्याल है अगर आप जब तक जिस तरह कोशिश की जा रही है, हमेशा याद रखिए कोई मुल्क तरक्की नहीं करता और ना कभी किसी मुल्क ने तरक्की की जिसके अंदर करप्शन हो। और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि हर तरीके से करप्शन ख़त्म की जाए और उसके अंदर हम सारे, मेरा ख्याल है इस वक्त जितनी मेहनत इमरान खान की टीम, जिसको बार बार आप लोग वो रद्द करे चले जा रहे हैं, वो टीम उतनी मेहनत कर रही है जिसके अंदर हम सारे शामिल हैं और पूरी ठीक है, कोशिश कर चलें, रहे हैं आप कह रहे हैं कि कि करप्शन हालात के जल्द से खात्मे जल्द के लिए बेहतर इस हों वक्त और आप आम और आदमी आपकी की हुकूमत और उसकी टीम है। बहुत शुक्रिया इसमें राशिद साहिबा, अमजद शुएब साहब, जवाद अहमद साहब। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।